हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से हमने इस चैनल पर तैयारी करना शुरू किया और क्रमबद्ध तरीके से 10वीं यूनिट और छठी यूनिट को पढ़ा। एक सीरीज के रूप में हमने फर्स्ट यूनिट को भी शुरू किया, लेकिन बीच में सिलेबस में चेंज आने के कारण हमें मेंस पर भी फोकस करना पड़ा और इसी क्रम में सोशियोलॉजी पर हम फोकस कर रहे हैं। आज हम सोशियोलॉजी की एक बेसिक अवधारणा परिवार पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों को बार बार कहा जाता है कि आप सिलेबस को अच्छे से याद कर लीजिए। उम्मीद है आप सब लोगों ने सिलेबस को अच्छे से याद कर लिया होगा। सिलेबस के सेकेंड पेपर के सेकेंड पार्ट में, जो कि अब 150 नंबर का है, उस 150 नंबर में हमें समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी पढ़ना है। तो इस सोशियोलॉजी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको परिभाषाएं याद करने से या इनकी जो तीन विशेषताएं हैं, तीन मूल उसके तत्व हैं, ऐसे क्वेश्चंस के रूप में 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। ये हमें धीरे धीरे याद करना है। बाकी मेंस में अधिकांश पार्ट होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। तो हम आज से कोशिश करेंगे एक टॉपिक को 2 वीडियो में पूरा करें, ताकि एक पार्ट में हम उसे पढ़ा लें और दूसरे वाले पार्ट में उससे रिलेटेड कुछ 2-5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करके आपके सामने रखें, ताकि उसके सिमिलर क्वेश्चंस आप साथ में सॉल्व कर पाए या उसके जैसे क्वेश्चंस आप खुद अपनी तरफ से बना पाए, कर पाए। उनको कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, उस पर भी हम फोकस करेंगे। सबसे पहले आज हम इसका जो सेकेंड पॉइंट है परिवार, इसको पढ़ लेते हैं। पिछले वीडियो में हम समाजशास्त्र की अवधारणा और उसके बाद हमने कुटुंब, ऐसे 2 वीडियो में हम समाजशास्त्र को पढ़ चुके हैं। ये समाजशास्त्र का तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट याद हो कि परिवार होता क्या है, क्योंकि आज हम परिवार पढ़ने वाले हैं। देखिए, परिवार सबको पता है, ये हमारे जीवन का एक अंग रहा है, या जिस जिस इकाई के खुद हम अंग हैं वह परिवार है। लेकिन समाजशास्त्र की भाषा में इसे लिखा कैसे जाए? समाजशास्त्र की भाषा में कहें तो परिवार क्या है? परिवार एक लोगों का समूह है या सदस्यों का एक समूह है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। ऐसे कॉमन शब्दों में हम बोल तो सकते हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय शब्दावली क्या होगी? तो परिवार क्या है? परिवार मानवों का एक ऐसा समूह है जिसमें 2 व्यक्ति, माता और पिता, विवाह संबंध द्वारा और बच्चे इनसे रक्त संबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो अब समाजशास्त्रीय टर्म में इसकी परिभाषा या इसका अर्थ समझते हैं कि परिवार क्या है। परिवार एक समूह है या परिवार मानवों का एक ऐसा समूह है जिसमें सदस्य विवाह संबंध या रक्त संबंध के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं या नातेदार होते हैं। उनके उस समूह को ही, या इस प्रकार के समूह को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के समूह को हम परिवार कहते हैं। ये पॉइंट आप विशेष रूप से याद करिएगा। चलिए आगे इससे रिलेटेड कुछ विशेष बातें और इसकी जो समाजशास्त्रियों के आधार पर परिभाषा है वो याद करते हैं। मैं आप सब लोगों को पहले ही बता चुका हूं, सोशियोलॉजी में हमें कम से कम 2-2 समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं याद करनी होगी। बिना समाजशास्त्री की परिभाषा के कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो परिवार एक सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई है। ये पॉइंट याद रख सकते हैं। ऐसे शब्द आपके आंसर लेखन को अच्छा बनाते हैं, उनकी शब्दावली को थोड़ा गहरापन देते हैं। तो जैसे अगर मैंने ये परिभाषा बोली कि परिवार एक सामाजिक समूह है या परिवार एक समूह है जिसमें सदस्य विवाह या रक्त संबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगर इसे और अच्छा किया जाना है तो हम क्या बोल सकते हैं? परिवार एक सामाजिक संस्था है या परिवार एक सामाजिक आधारभूत इकाई है जिसके सदस्य विवाह और रक्त संबंध से जुड़े होते हैं। अब ये शब्दावलियां भारी हो गई, ऐसे में आपके नंबर और प्लस होने के चांस होते हैं। तो हमें धीरे धीरे करना है। एक दिन पहले ही दिन आप भारी शब्दावली नहीं सीखिए। शुरुआत में उसका जो कॉमन स्वरूप है, अर्थ स्वरूप है, वो समझे, फिर उसे कैसे भारी बनाया जा सकता है, कैसे अच्छे शब्दों से उसे और महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, ये हम सीखेंगे। तो आप पहले पॉइंट याद रखें, परिवार सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई। आधारभूत इकाई किसे कहते हैं? जिसकी वजह से पूरा समाज बना हो उसे हम आधारभूत इकाई कहते हैं। या आधार किसे कहते हैं? मान लीजिए कि कोई घर बना हुआ है,
तो वो जिस नींव पर टिका होता है उसे उसकी आधार कहते हैं। तो परिवार जो समाज नाम का घर है वो परिवार नाम की इकाई के नींव पर टिका हुआ है, इसलिए हम समाज की मूलभूत इकाई कहते हैं इसे। परिवार को समस्त मानवीय समूह का महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह माना जाता है। देखिए समूह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे नातेदारी भी एक समूह है, जैसे मित्रता भी एक समूह है, लेकिन उनमें सबसे पहला समूह, कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका पहला समूह कौन सा बनता है, उसका परिवार। तो इसीलिए इसे प्राथमिक समूह कहा जाता है। और इंपॉर्टेंस या महत्व के आधार पर भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समूह कौन सा, प्राथमिक समूह। देखिए हम स्कूल में पढ़ते हैं, वहां हमारा स्कूल का भी दोस्तों का एक समूह होता है, हम जहां नौकरी करते हैं वहां हमारा लोगों का एक समूह होता है। तो ऐसे समूह तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला समूह होता है परिवार, या सबसे महत्वपूर्ण समूह होता है परिवार। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है, बिना परिवार की सदस्यता के मनुष्य का विकास होना ही संभव नहीं है। ये बातें इसलिए बोली जा रही ताकि आप अपने बातों में और भारी शब्दों का उपयोग करके उसे एड ऑन कर सके। आगे बढ़ते हैं, हम इसके महत्व को बताने के लिए मेलोनोव्स्की का एक शब्द याद रख सकते हैं। मेलोनोव्स्की कहते हैं परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। देखिए सब लोग जानते हैं कि मनुष्य का विकास जो हुआ, या मनुष्य के विकास का जो क्रम था उसमें पहले हम बंदर थे, या पहले बंदर से गोरिल्ला से चिंपैंजी से फिर मनुष्य की स्थिति पर, या धीरे धीरे आदि मानव की अवस्था, और आदि मानव से वर्तमान मानव की अवस्था तक हम पहुंचे हैं। तो ये जो विकास का क्रम है इसमें परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु माने बंदर अवस्था से आज की अवस्था तक अपने साथ लाया है। मतलब ये पहली ऐसी चीज है जिसे हमने बंदर अवस्था या जानवर अवस्था से आज तक अपने साथ बनाए रखा। बाकी सब चीजों में हमने सुधार कर लिया, हमारे दांत सुधर गए, हमारे बाल सुधर गए, हमारी आंखें सुधरी, हमारे बाकी की सब चीजें सुधरी, लेकिन परिवार वैसा का वैसा रहा जिसे हम उस अवस्था से आज तक, इससे इसका महत्व बताया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ इस शब्द का पहले शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं और फिर समाजशास्त्रियों के अनुसार इसकी परिभाषा को समझेंगे। देखिए परिवार का अर्थ क्या है, परिवार का अर्थ है, परिवार जो है वह अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से बना हुआ है, जो कि खुद लैटिन भाषा के फेमुलस शब्द से बना है। मतलब फैमिली तो कोई शब्द था ही नहीं, परिवार जो शब्द है वह अंग्रेजी के फैमिली का ट्रांसलेशन है, और फैमिली शब्द जो है वह लैटिन भाषा के फेमुलस से बना है। और इस फेमुलस का अर्थ होता है एक समूह। क्या होता है, एक समूह जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास शामिल हो। तो लैटिन भाषा या यूरोप में परिवार में किन किन लोगों के समूह को शामिल किया जाता था, या सीधे तौर पर परिवार शब्द का अर्थ, या परिवार फैमिली शब्द से बना है, फैमिली शब्द फेमुलस से बना है, और फेमुलस का अर्थ होता है एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, उनके बच्चे और नौकर चाकर शामिल हो। उन लोगों के समूह को मिलकर के हम परिवार कहते हैं। खैर भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसमें नौकरों को शामिल नहीं किया जाता है, या नौकरों को परिवार की एक इकाई के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। खैर कुछ संयुक्त परिवारों में यह व्यवस्था भी देखने को मिलती है, लेकिन आपको याद रखना है कि परिवार एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे और नौकर शामिल होते हैं, उस समूह को परिवार कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। परिवार अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का रूपांतरण है, और फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फेमुलस से बना हुआ है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो परिवार को स्त्री पुरुष का एक ऐसा समूह माना गया है जिसका निर्माण विवाह संबंध और रक्त संबंध या गोद लेने की व्यवस्था से होता है। यह समाजशास्त्रीय नजरिए से उसकी उत्पत्ति या उसका अर्थ बताया जा रहा है कि भैया परिवार क्या है, स्त्री, क्योंकि संसार में दो ही प्रकार के तो प्राणी हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, और तीसरे लिंग को समाजशास्त्र में शामिल नहीं किया गया, या उसको एक इकाई के रूप में शामिल नहीं किया गया, उसे किसी न किसी कहीं स्त्री में और कहीं पुरुष में शामिल कर लिया जाता है उसके उपयोगिता के आधार पर। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या कहता है कि परिवार को स्त्री और पुरुष के एक ऐसे समूह माना गया है जिसका निर्माण विवाह संबंध और रक्त संबंधों और गोद लेने की व्यवस्था से होता है। देखिए ये जो समाजशास्त्र नाम का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, इसके अगर आपको नोट्स भी मिल जाए, मैं अगर आज आपको सारे नोट्स समाजशास्त्र के दे दूं तो भी पॉसिबल नहीं है कि आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि समाजशास्त्र ना तो किसी स्टूडेंट ने, जो
कॉमन स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया, जिन्होंने बीएससी किया, जिन्होंने बीकॉम किया, उनको समाजशास्त्र कभी पढ़ने में ही नहीं आया। तो इसकी जो मूलभूत शब्दावलियां हैं, जैसे मैं आपको एक चुटकी बजाते हुए बोलूं सार्वभौमिकरण, इसका अर्थ आपको याद नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूं सामाजिकरण, इसका अर्थ, तो यह हमें समझना पड़ेगा। तो ये एक सब्जेक्ट है जिसे हमें समझ करके करना है, ताकि हम एग्जाम में फ्रूटफुल शब्दावली, अच्छी शब्दावली का उपयोग करके हमारे आंसर को अच्छे से लिख सके। क्योंकि समाजशास्त्र की एक अपने आप की शब्दावली होती है। देखिए, जैसे संविधान की अपने आप की एक ऐसी शब्दावली है जिसका द्वैध अर्थ ना निकले, जिसके दो अर्थ ना निकलते हो, तो वैसे ही समाजशास्त्र की भी अपनी एक शब्दावली है। ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनको समाजशास्त्र ने मान्यता दी है, और इसी कारण से समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिभाषाएं थोड़ी सी अलग होती हैं। तो आपको साधारण, जैसे हम इथिक्स में आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां साधारण शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वैसे ही समाजशास्त्र में भी ध्यान रखना है कि हमें साधारण शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषा याद कर लेते हैं। जैसे मैकाइवर और पेज के अनुसार ये परिभाषा देते हैं कि परिवार पर्याप्त, निश्चित एवं स्थायी यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है। अभी तक हमने पढ़ा था कि समूह है। देखो, मैकाइवर और पेज ने इसे और भारी बनाने की कोशिश की, और ये क्या कहते हैं कि ये पर्याप्त, परिवार क्या है, परिवार पर्याप्त, निश्चित और स्थायी, निश्चित और स्थायी यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है। तो मूल बात तो ये याद रखनी है कि परिवार पर्याप्त, निश्चित और स्थायी यौन संबंधों का एक समूह है। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन, जो बच्चों का जनन, मतलब बच्चों को जन्म देने, उनका लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। बहुत अच्छी परिभाषा दी मैकाइवर और पेज ने। केवल दिमाग में दो शब्द याद रख लो, दो लाइन में, बच्चों का पालन पोषण करना और बच्चों का जनन करना, ये दो शब्द है। तो मैकाइवर और पेज, क्योंकि दो शब्द हैं, दो लोग हैं, तो दो शब्द याद कर लो कि बच्चों का। देखिए, पहली लाइन तो हमें कॉमन रखनी है हमेशा कि एक समूह है। अब समूह जो है वो मैकाइवर और पेज के अनुसार कैसा समूह हो गया, समूह हो गया पर्याप्त, निश्चित और स्थायी यौन संबंधों का एक समूह है, या को परिभाषित करने वाला एक समूह है, जो बच्चों के जनन और बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करता है। इतने में आपको ये याद हो जाएगा, और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कभी कभी एग्जामिनर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ लेता है कि मैकाइवर और पेज की परिभाषा लिखो। तो जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिवार की मैकाइवर और पेज को परिभाषित कीजिए, परिभाषा दीजिए, तब आपको केवल यही आंसर करना होगा। आप अपने मन से आंसर नहीं कर सकते। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा परिवार, केवल एक शब्द लिख दिया परिवार, तो वहां आप अपने मन से जो आपको अर्थ समझ में आ रहा है वो लिख दो। लेकिन अगर उसमें लिखा है परिवार को परिभाषित कीजिए 2 नंबर में, और नाम नहीं दिया कि मैकाइवर और पेज, तो आपको किसी समाजशास्त्री की ही परिभाषा लिखनी होगी वहां पे, ये शब्द याद रखना। आगे, जीपी मर्डाक नाम के एक समाजशास्त्री, उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर, मतलब सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर या सामाजिक संरचना में 250 समाजों का अध्ययन किया। 250 परिवारों का अध्ययन नहीं, 250 समाजों का अध्ययन किया, और परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था माना। ये क्वेश्चन 3 नंबर 2 नंबर में पूछा गया है कि परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था की संज्ञा किसने दी, जीपी मर्डाक ने दी। किसने दी, मर्डाक ने जो है वो परिवार को सार्वभौमिक इकाई कहा। कौन सी इकाई, सार्वभौमिक इकाई माना है। ये पॉइंट याद रखना, परिवार को सार्वभौमिक इकाई कौन कहता है। तो जैसे नेट और सेट के या एपी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाज को सार्वभौमिक इकाई किसने माना, जीपी मर्डाक ने माना। अब परिभाषा क्या है इनकी, परिवार को एक ऐसा समूह माना, वही पहली लाइन हमारी, परिवार एक समूह है। तो परिवार एक ऐसा समूह है, मर्डाक कहते हैं ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त तथा गोद लेने के संबंधों पर आधारित होता है। तो 3 शब्द याद रखना है। कैसे याद रखोगे, मर्डाक, मर्डाक में कितने शब्द हैं, 1 2 3, इससे 3 बातें याद रह जाएगी कि एक तो रक्त, एक विवाह और एक गोद लेने के संबंधों पर आधारित है। तो मर्डाक क्या कहते हैं कि परिवार जो है वो एक ऐसा समूह है जो रक्त, विवाह और तीसरा पॉइंट गोद लेने के संबंधों पर आधारित होता है। महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। अगली हम परिभाषा याद कर लेते हैं किंग्सले डेविस की। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे के संबंधित होते हैं तथा परस्पर नातेदार होते हैं। तो किंग्सले डेविस ने
उसमें से जो रक्त संबंध था केवल उसी को महत्व दे दिया, विवाह संबंध को हटा दिया। इन्होंने केवल रक्त को फोकस किया। तो किंग्सले डेविस को जो है वो आप केवल रक्त से जोड़कर याद रख लो, किंग्सले रक्त ले, मतलब किंग को क्या चाहिए, खून चाहिए, ऐसे याद जोड़ करके याद रख लो, याद रखना पड़ेगा। क्यों, अब देखिए मैं 4 समाजशास्त्रियों की परिभाषा बताता हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको चारों याद करने, आप 4 में से 2 कोई से भी जो आपको पसंद आते हैं वो याद कर लो। अब इलियट और मोरिल नाम के जो समाजशास्त्री है उन्होंने एक परिभाषा दी, ने परिवार को एक जैविक सामाजिक इकाई माना। अब देखो 2 लाइन में या 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है, किस समाजशास्त्री ने परिवार को जैविक सामाजिक इकाई माना, तो आपको आंसर करना होगा समाजशास्त्री इलियट और मोरिल ने परिवार को एक सामाजिक जैविक इकाई माना है, यह आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ये आपको किसी शिक्षक से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा कि भाई प्रश्न कैसे आते हैं, तो आप इन बातों को नोट करते जाइए, याद रखना पड़ेगी। इनकी परिभाषा क्या है, परिवार पति पत्नी बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है, ये इनकी परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो इलियट शब्द को हम याद रखने के लिए इडियट बोल देते हैं। इलियट को मैं क्या लिख देता हूं, इडियट ने क्या कहा, परिवार एक जैविकीय सामाजिक इकाई है, बस खत्म, इतने में परिभाषा याद हो जाएगी। क्या कहा, परिवार जो है वो माता पिता बच्चों का मिला हुआ एक जैविकीय सामाजिक इकाई है, या परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविकीय सामाजिक इकाई है। थोड़ा बहुत शब्दों में हेरफेर आप कर सकते हो, मूल शब्द गायब नहीं हो, जैसे इस इलियट और मोरिल की परिभाषा का मूल शब्द जैविक सामाजिक इकाई है, तो वो शब्द गायब ना हो, बाकी थोड़े में तोड़फोड़ कर सकते हो। तो ये 4 परिभाषाएं आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अर्नोल्ड ग्रीन ने परिवार स्थायीकृत सामाजिक समूह जिस पर जनसंख्या प्रतिस्थापन का भार होता है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि 1 नंबर की जो 1 लाइनर फैक्ट होते हैं उसमें नेट की एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने सामने डाल दिया है। अर्नोल्ड ग्रीन के अनुसार परिवार स्थायीकृत सामाजिक समूहों पर जनसंख्या प्रतिस्थापन का भार है। परिवार क्या है, स्थायी सामाजिक समूह। अब यहां शब्द पूछा गया था कि किसने परिवार को स्थायीकृत सामाजिक समूह कहा है, क्वेश्चन का आंसर होगा अर्नोल्ड ग्रीन ने परिवार को स्थायीकृत सामाजिक समूह माना है, ये पॉइंट याद रखना। एक स्पेशल बात और याद रखना, परिवार एक नातेदारी समूह है जिसका आधार विवाह होता है, क्योंकि विवाह नहीं होगा, देखो अगर किसी व्यक्ति का विवाह ना हो तो उसकी पत्नी नहीं होगी, पत्नी नहीं होगी तो उनसे बच्चे नहीं होंगे, तो इसका आधार जो है वो कैसे आ गया, पति के साथ पत्नी का होना है, पत्नी के साथ पति का होना जरूरी है, और पति के साथ पत्नी कैसे आएगी, विवाह से आएगी। तो इसका आधार क्या हो गया, आधार हो गया विवाह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2 नंबर में कि परिवार एक नातेदारी समूह है जिसका आधार है और क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो फिर आपको आंसर करना होगा परिवार का जो आधार है वह विवाह है, क्योंकि विवाह से ही परिवार निर्मित होते हैं। देखिए यूरोपियन कंट्रीज जहां पर लोग विवाह नहीं करते, लिवियल रिलेशनशिप में रहते हैं, उनका परिवार भी नहीं बन पाता है, क्योंकि उनके जो बच्चे होंगे वो वैध संतानें नहीं मानी जाएंगी, और वैध संतानें नहीं होगी तो उनको अपने माता पिता के साथ रहने, सामाजिकरण और उनकी संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी इस कारण से बहुत सारी समस्या आती है। तो जो विवाह है वो क्या है, आधार है, ये पॉइंट याद रखना। 2 नंबर में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमें एक अंतर समझना है, पहले कुछ आगे समझे, परिवार की विशेषता, परिवार का महत्व, परिवार के कार्य समझे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि परिवार और घर, इन 2 शब्दों में, फैमिली और हाउस होल्ड, इन 2 शब्दों में मूलभूत अंतर है। देखिए घर जो है वो एक भौतिक संरचना है, भौतिक माने 4 दीवारों और एक छत लगा दी तो उससे बनी हुई संरचना को हम घर कहते हैं, जबकि परिवार कोई घर नहीं होता है, परिवार 4 दीवारों का नहीं होता है, 4 दीवारों का समूह नहीं है, ये 4 लोगों का समूह है। तो इसको अंतर कैसे बताया जाए, अंतर बता देते हैं। परिवार जहां नातेदारों का एक समूह होता है, तो घर के सदस्य नातेदार संबंधी भी हो ये आवश्यक नहीं है। 4 दोस्त रहने लगे तो भी वो घर घर हो जाएगा, या 4 लड़के एक साथ मिलकर रहने लगे, 4 जो है वो काम करने वाले लोग मजबूरी बस एक कमरे में रहने लगे तो वो भी घर बन जाएगा। 4 अलग अलग वैरायटी के लोग एक कमरे में रहने लगे जिनका कोई संबंध नहीं एक दूसरे से, तो उनका रहना भी एक घर को बदल देगा या उसे घर की संज्ञा दे देंगे, लेकिन वो घर होगा, वो परिवार नहीं होगा। तो परिवार नहीं होगा, वो क्या होगा, वो घर हो जाएगा, ये याद रखना। परिवार जो है उसमें रिश्तेदार रहते हैं, मतलब जैसे पिता का रिश्तेदार बेटा
या पिता का रिश्तेदार उसकी पत्नी या उनकी बेटी, इन सब में आपस में संबंध होगा रिश्तेदारी का, किसी न किसी रिश्तेदारी के संबंध से ये जुड़े हुए होंगे। तो परिवार में सब लोग जो रहते हैं वो रिश्तेदार होते हैं, जबकि घर में लोग निवास करते हैं और उनमें आपस में रिश्तेदारी नहीं होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। रिश्तेदार परिवार निर्मित करते हैं और एक अकेला व्यक्ति घर निर्मित करता है। तो किसी घर में, किसी बिल्डिंग में, चार दीवारी में अगर एक अकेला व्यक्ति रहता है तो उसे परिवार नहीं कहेंगे, उसे घर कहेंगे। क्या कहेंगे? घर। तो घर और परिवार में आपको अंतर समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें परिवार की विशेषताएं पढ़नी है। देखो एग्जाम में 2 नंबर में भी विशेषता पूछ सकते हैं, 5-7 नंबर में भी विशेषता पूछ सकते हैं और 10 नंबर में भी विशेषता पूछ सकते हैं। तो जब 2 नंबर में विशेषता पूछी जाएगी तो आप केवल 3 विशेषताएं या 2 विशेषताएं बता देना। अगर 7 नंबर में पूछी जाती है तो 8-10 विशेषताएं एक एक लाइन में बता देना। और अगर 10 नंबर में विशेषता पूछी जाती है तो आप 6-7 विशेषताओं को डिस्क्राइब कर देना। तो क्योंकि मैं यहां पर अगर स्लाइड्स में डिस्क्राइब करने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम केवल मूल विशेषताएं याद रख लेते हैं, डिस्क्राइब मैं मुंह से बोल करके कर देता हूं। तो परिवार की जो है 10 एक विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली विशेषता होती है सार्वभौमिकता। क्या होती है? सार्वभौमिकता या यूनिवर्सलिटी। ये क्या होता है भैया? यूनिवर्सलिटी या सार्वभौमिकता, इस शब्द का अर्थ है, सोशियोलॉजी का एक शुद्ध शब्द है सार्वभौमिकता। देखो सार्वभौमिकता शब्द का क्या अर्थ होता है? अगर कोई इकाई या कोई विशेषता इस दुनिया में सब जगह, भले ही से वो पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में भी पाई जाए, यूएसए में भी पाई जाए, भूटान में भी पाई जाए और श्रीलंका में भी पाई जाए और भारत में भी पाई जाए, तो भारत जो ऐसी कोई चीज जो दुनिया के हर कोने में, हर देश में, हर भौतिक संरचना में उपस्थित है, उसे हम कहेंगे सार्वभौमिक। तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जो हर जगह पे उपलब्ध है, जैसे खाना, जैसे पेड़, तो वायु, तो ये क्या है? वायु सार्वभौमिक है, ये दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। तो ऐसे ही परिवार भी जो है वो सार्वभौमिक होता है दुनिया के हर कोने में, भले वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो या भले से वो लक्षद्वीप समूह हो या भले वो अफ्रीका का सोमालिया हो, वहां पे भी परिवार आपको पाया जाएगा। परिवार के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है लेकिन परिवार पाया जरूर जाएगा। तो ऐसी अगर किसी चीज में विशेषता होती है तो उसे हम कहेंगे सार्वभौमिकता। तो परिवार की पहली विशेषता क्या हो गई? सार्वभौमिकता। याद हो गई होगी आप सब लोगों को। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं, सीमित आकार। अब देखो परिवार जो होता है ना वो सीमित होता है, या तो उसमें 4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, 14 लोग होंगे, 40 लोग होंगे, लेकिन संख्या सीमित होगी। कभी भी अनियंत्रित संख्या नहीं हो सकती, उसे परिवार कहेंगे ही नहीं। अगर उसमें संख्या काउंटेबल नहीं है, अनियमित है, अनिश्चित है, तो वो संख्या जो है परिवार नहीं बना सकती, या उस समूह को हम परिवार नहीं कहते। परिवार क्या है? एक समूह है। तो परिवार जो समूह है उसमें स्थायी होता है, वो संख्या फिक्स होती है। हाँ, बढ़ाई या घटाई जा सकती है लेकिन फिर भी एक समय पर वो संख्या निश्चित रहेगी, तो उसका सीमित आकार रहता है। ऐसा थोड़ी कि 5000 लोगों के समूह को परिवार कह देंगे या 50,000 लोगों के समूह को परिवार कह देते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि पूरा भारत एक परिवार है। हम तो ये नारा भी बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन वो संज्ञात्मक रूप से बोला जा रहा है। वास्तव में जो परिवार समाज शास्त्र की इकाई के रूप में पढ़ा जाता है, वो एक निश्चित लोगों का समूह होता है जिनमें रक्त या विवाह संबंध पाए जाते हैं। तो ऐसे समूह को हम सीमित आकार, इसकी दूसरी विशेषता बताते हैं। इसकी तीसरी विशेषता भी पॉइंट याद रखना है, बंद समूह। बंद समूह का क्या अर्थ होता है भाई? बंद समूह शब्द का अर्थ होता है ऐसा समूह जिसकी सदस्यता हर एक आदमी के लिए पैसे देकर प्राप्त करने वाली नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 10,000 रुपए फीस भर दूं तो मुझे इस समूह का सदस्य बना लिया जाएगा, परिवार का सदस्य बना लिया जाएगा। बंद उसकी सदस्यता फिक्स है। क्यों? क्योंकि उसके लिए या तो उस परिवार में जन्म लेना होगा या उसके माता पिता आपको गोद ले लें। ये 2-3 शर्तें ही हैं जिनके आधार पर आप उसके सदस्य बन सकते हो। कोई भी व्यक्ति उसका सदस्य कभी भी नहीं बन सकता। तो इसका अर्थ हुआ कि यह समूह कैसा है? बंद समूह है। 3 विशेषताएं आपको याद हो गई होगी। चौथी में आते हैं सामाजिक नियमन। जो समाज नियम बनाती है वो परिवार को देखकर या परिवार को केंद्र में रखकर बनाती है, परिवार ही नियम बनाता है, यूं कह सकते हैं। तो सामाजिक नियम या सोशल नियम कौन बनाता है? परिवार को केंद्र में रखकर परिवार ही बनाता है। अगली विशेषता पे आते हैं, सामान्य निवास। जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक साथ घर में निवास करते हैं या एक साथ निवास करते हैं। हो सकता है कि कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति कहीं दूर चले जाए लेकिन वो फिर से आ जाएगा। जैसे अभी जो स्टूडेंट आप मुझसे पढ़ रहे हो वो आप अपने घर को छोड़ करके इंदौर में रहने आ गए हो, या
बड़े शहरों में पढ़ाई करने के लिए रहने चले गए, लेकिन आपने अपना घर छोड़ थोड़ी दिया। आप वापस जाओगे तो अपने घर पे ही, आपका मूल निवास स्थान तो वही है। यहाँ तो आप कुछ दिन के लिए हो, कुछ दिन के मेहमान हो, तो वही आपका मूल निवास स्थान है, और वो आपकी विशेषता है कि आपका सामान्य निवास पाया जाता है। अगली, समाज में इसकी केंद्रीय स्थिति होती है, क्योंकि सब चीजें निर्धारित किससे होती है? परिवार से। अगर परिवार को तोड़ दिया, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने देखा कि भारत की संस्कृति बहुत महान है और इसका केंद्र बिंदु है परिवार, तो संयुक्त परिवार को तोड़ दो, संयुक्त परिवार को बना दो एकल परिवार, इसकी विशेषताएं अपने आप घूम करके जीरो हो जाएगी, अपने आप कम होने लगेगी। और वो हुआ भी। हमने देखा कि भारत के नैतिक मूल्य, भारत में जो नैतिक मूल्य उच्च आदर्श हुआ करते थे, आज वो निम्न भी नहीं बचे हैं, या बहुत कम आदर्श हम लोग पालन करते हैं। माता पिता की सेवा करना तो दूर की बात है, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ना भी दूर की बात है, उनकी संपत्ति कैसे हमें प्राप्त हो जाए, इस पर हमारा ध्यान होता है। ये आप लोगों के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये समाज के अधिकांश लोगों में उदाहरण देखने को मिलता है, इससे बोला जा रहा है। ठीक है। यौन संबंध, तो जो परिवार में माता पिता होते हैं उनके बीच यौन संबंध पाए जाते हैं। अगर यौन संबंध नहीं होंगे तो बच्चे कहां से पैदा होते हैं? तो इसकी अगली विशेषता है कि परिवार में जो है यौन संबंध पाए जाते हैं, या स्थायी निश्चित यौन संबंध पाए जाते हैं, ऐसा लिखेंगे। आर्थिक व्यवस्था, तो परिवार जो है वो एक आर्थिक इकाई के रूप में होता है। ऐसा नहीं है कि पापा जो है वो अपने पैसे मम्मी के लिए खर्च ना करे, मम्मी अपने पैसे पापा के लिए खर्च ना करे, और मम्मी पापा दोनों अपने पैसे बच्चों के लिए खर्च ना करे, ऐसा नहीं होता है। पिता द्वारा कमाए गए पैसे पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं, या माता द्वारा कमाए गए पैसे पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के द्वारा कमाए गए पैसे पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो वह एक आर्थिक व्यवस्था भी बनाते हैं। फिर अगली विशेषता है परिवार का स्थायी और अस्थायी प्रकृति। देखो, परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति कैसे? देखो, वैसे तो परिवार एक स्थायी इकाई है कि ये जन्म जन्मांतर तक बनी हुई, सार्वभौमिक है। इसकी एक विशेषता मैं अपने मन से जोड़ देता हूं, दूसरी सार्वकालिक। ये पॉइंट भी याद रख लो, सार्वकालिक, इसका क्या अर्थ होता है? पहला पॉइंट हुआ सार्वभौमिक, दूसरा पॉइंट हुआ सार्वकालिक। सार्वकालिक मतलब आप मौर्य काल में देखोगे तो परिवार मिलेंगे, आप गुप्त काल में देखोगे तो परिवार मिलेंगे, आप यूनानी साम्राज्य में चले आओगे 200 साल पहले, 2000 साल पहले, तो वहां भी आपको क्या मिलेंगे? परिवार मिलेंगे। और आज भी परिवार है, तो जो हर काल में हर समय पाया गया उसे सार्वकालिक कहेंगे, जो हर स्थान पर पाया गया उसे सार्वभौमिक कहेंगे। तो ये भी परिवार की विशेषता होगी। रचनात्मक प्रभाव, परिवार जो है वो रचनात्मक बनाता है इंसान को। इंसान को गुण कौन सिखाता है? सामाजिकरण कौन करता है? इंसान को बोलना कौन सिखाता है? इंसान को चलना कौन सिखाता है? सब कुछ परिवार करता है, इसलिए परिवार रचनात्मक प्रभाव डालने वाली इकाई होगी। तो ये मूल विशेषताएं हैं। अब अगर 2 नंबर में पूछी जाती है तो आप 2 के हिसाब से आंसर करेंगे, 7 में पूछी जाती है तो 7 के हिसाब से, 7 में पूछी जाए तो आप एक एक लाइन में इनको एक्सप्लेन करेंगे। परिवार देखो 2 नंबर में पूछी गई तो 3 विशेषताएं बता दो। सार्वभौमिक इकाई है, स्थायी इकाई है, और सामान्य निवास होता है, सीमित आकार होता है, ऐसे 3 कोई सी भी विशेषता बता दी। अगर 7 नंबर में पूछी जाए तो एक एक लाइन में 7 लाइनें भरनी है, और एक लाइन में उसका अर्थ भी लिख देना है। जैसे सार्वभौमिक का अर्थ क्या लिखोगे? परिवार विश्व के प्रत्येक स्थान पर या प्रत्येक राज्य देश में पाया जाता है, सार्वभौमिक इकाई, ऐसे बोल दोगे, एक लाइन में उसे एक्सप्लेन कर दिया। और यही क्वेश्चन अगर 10 नंबर में आ गया तो क्या करना है? हेडिंग डालो सार्वभौमिक, और फिर 3 लाइन में सार्वभौमिक को एक्सप्लेन कर दो। ऐसे 5-6 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दो, 10 नंबर में आंसर हो गया। ऐसे ही आपको आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं। परिवार की विशेषताएं तो हमने पढ़ ली, लेकिन मैकाइवर और पेज ने परिवार की विशेषताओं को थोड़ा डिफरेंस नाम दिया है। मैकाइवर और पेज जो समाजशास्त्री हैं, वो विशेषताओं को 2 भागों में बांटते हैं, एक सामान्य विशेषताएं और एक विशिष्ट विशेषताएं। तो सामान्य और विशिष्ट विशेषताएं कौन सी होती हैं वो याद रखना है। सभी समाजों में सभी समय पर सभी स्थानों में जो पाई जाने वाली विशेषताएं हैं वो सामान्य विशेषताएं होंगी, और जो वो कुछ विशिष्ट समाजों में पाई जाती है वो विशिष्ट विशेषताएं होंगी। तो विवाह संबंध सब समाजों में पाया जाता है परिवार में, विवाह का एक स्वरूप पाया जाता है, वंश नाम की व्यवस्था होती है परिवार में, आर्थिक व्यवस्था होती है परिवार में, और सामान्य नियम होते हैं परिवार के। तो ये जो 5 विशेषताएं ये सामान्य विशेषताएं होती हैं। और आर्थिक इसकी जो विशेष विशेषताएं वो कौन सी होती है? ये सार्वभौमिक होता है, ये भावनात्मक प्रभाव डालता है, जो सदस्य होते हैं वो आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। रचनात्मक प्रभाव मतलब सदस्य जो अगला जन्म लेगा कोई बच्चा उसे रचनात्मकता सिखाएंगे। सीमित आकार होता है, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति होती है, सदस्यों का उत्तरदायित्व जो है वो फिक्स होता है, उत्तरदायित्व और कर्तव्य दोनों ही फिक्स होते हैं।
सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। बच्चा अगर कुछ गलत काम करना चाहे, ड्रग्स पीना चाह रहा है, तो मम्मी पापा उसको रोकते हैं। तो परिवार जो है वो सामाजिक नियंत्रण की भी इकाई होती है। ये मूल विशेषताओं में आता है। परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति, या कहीं कहीं पे स्थायी प्रकृति, कहीं कहीं पे अस्थायी प्रकृति देखने को मिलती है। तो ये इस परिवार की कैसी विशेषताएं हैं? विशिष्ट विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। मैकाइवर और पेज ने परिवार के कुछ कार्य बताए हैं। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है वो परिवार के कार्य हैं। परिवार क्या क्या काम करता है? तो परिवार कुछ स्पेशल काम करता है। तो अगर आपसे एग्जाम में इसके प्रकार्य या कार्य पूछ लिए जाए तो आपको या तो अपने स्वयं के हिसाब से आप लोग लिख दो, या इन दोनों को मैकाइवर और पेज के अनुसार लिख दो। देखो, मैं समाजशास्त्री की परिभाषाएं इसलिए ज्यादा फोकस करता हूं क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया कि इसको परिभाषित कीजिए तो हम स्वतंत्र हैं। परिभाषा मैकाइवर और पेज के अनुसार लिखी और नाम नहीं लिखा तो हमारी परिभाषा है भाई, मैं बोल रहा हूं कि ऐसा, वो हम अपना भी बोल सकते हैं। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार इसके कार्य जो है वो दो भागों में बांटे गए हैं। एक होते हैं अनिवार्य कार्य और एक होते हैं ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य क्या होते हैं? जो हर परिवार अनिवार्य रूप से करे वो अनिवार्य कार्य। ऐच्छिक कार्य ऐसे कार्य जो कुछ परिवार तो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, या परिवार के जो बड़े सदस्य उनकी इच्छा होती है तो वो कर देते हैं, इनकी इच्छा होती है तो वो नहीं करते हैं। अब अनिवार्य कार्य क्या है? यौन आवश्यकताओं की पूर्ति। अब ये 100% हर परिवार में होगा ही होगा, क्योंकि अगर वो माता पिता में यौन संबंध नहीं बनेंगे तो संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, और संतान उत्पत्ति नहीं होगी तो परिवार का निर्माण कैसे होगा? अगला, संतान उत्पत्ति एवं बच्चों का लालन पालन। तो ये दूसरी विशेषता हो गई कि संतान उत्पत्ति भी होगी और बच्चों का लालन पालन भी होगा। तीसरी विशेषता है घर का प्रबंधन। तो ये तीसरी विशेषता भी हर परिवार में पाई जाएगी। ये तीन जो है परिवार के मूल कार्य हैं, ये ऐच्छिक कार्य हैं। ऐच्छिक कार्य कौन से हैं? धार्मिक कार्य, शिक्षा कार्य, अशिक्षा, आर्थिक कार्य और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। जो हमारे सिलेबस में अलग अलग यूनिट होती है ना, इसी तरीके से बनाई जाती है। एक पर धार्मिक कार्य, एक में शिक्षा कार्य, एक में आर्थिक कार्य और एक में स्वास्थ्य संबंधी कार्य। तो सोशियोलॉजी की 4 यूनिट में ये 4 टॉपिक मिलेंगे आपको अलग अलग प्लेस पे। तो कोई भी परिवार चाहे तो अपने बच्चों को पढ़ाए, चाहे तो ना पढ़ाए, अनपढ़ रख ले। ये शिक्षा संबंधी कार्य कैसा हो गया? ऐच्छिक कार्य हो गया। चाहे तो वो उनको धार्मिक चीजें सिखाए या धार्मिक कार्य सिखाए, चाहे तो वो धार्मिक कार्य ना करे, ये भी ऐच्छिक कार्य हो गया। चाहे तो कोई परिवार के माता पिता अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए, नहीं तो छोड़ दे रोड पे, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। स्वास्थ्य संबंधी कार्य, तो हो सकता है कि कुछ माता पिता जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान ना रखें या ना रख पाए, उनकी मजबूरी हो। तो ये हो गए ऐच्छिक कार्य और ये हो गए अनिवार्य कार्य। आगे बढ़ते हैं। परिवार का वर्गीकरण, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। परिवार का अलग अलग प्रकार से 5-6 तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो परिवार का पहला वर्गीकरण हम वंश क्रम के आधार पर करते हैं कि परिवार का वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण वंश क्रम के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण जो है वो वंशक्रम के आधार पर है, और वंशक्रम के आधार पर परिवार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार और द्विवंशीय परिवार। देखो, इस दुनिया में जो परिवार है वो 3 प्रकार के होंगे, वो वंश के आधार पर 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पितृवंशीय, जो पिता का वंश का पालन करते हैं या पिता के वंश का पालन करते हैं, जैसे आप और मैं, हम सब लोग जनरली उत्तर भारतीय लोग जो है वो पितृवंशी होते हैं। दक्षिण भारत के भी अब अधिकांश पितृवंशी हो चुके हैं। तो जैसे अपने माता और पिता की शादी हुई तो माता अपना घर छोड़कर पिता के साथ आ गई और पिता का सरनेम उसने अपना लिया। जब बच्चे पैदा होंगे तो उनको भी पिता का सरनेम दिया जाएगा। तो ये क्या हो गई? पितृवंशीय परिवार हो गए। यही अगर माता की के स्थान पर होने लगे कि पिताजी शादी करके माता के घर पे चले जाएं और जो बच्चे पैदा हो वो माता का नाम लगाने लगे, जैसे आप सातवाहन वंश में देखेंगे, इतिहास पढ़ते हैं ना हम, तो सातवाहन वंश में अगर आप देखेंगे तो वहां राजा का नाम मिलेगा सिमुक सप्तकर्णी। वो माता का नाम पीछे लगाते हैं, सरनेम के रूप में माता का नाम लगाते हैं, तो वो क्या हो गए? मातृवंशीय परिवार हो गए। तो वो मातृवंशीय होते हैं, हम पितृवंशीय हैं। कहीं कहीं पे आपको द्विवंशीय देखने को मिलेगा कि एक निश्चित आयु तक वो माता के यहाँ रहते हैं और उसके बाद वो 15 वर्ष की आयु के बाद वो पिता के घर चले जाते हैं। तो ऐसे द्विवंशी परिवार भी मिलेंगे। तो 3 प्रकार के परिवार होते हैं। अब प्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? 2 नंबर में क्वेश्चन में दे दिया पितृवंशीय परिवार, तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है? आप बताएंगे कि ऐसा परिवार जिसमें पिता के वंश का पालन किया जाता है या पिता के वंश को बच्चों में स्थानांतरित किया जाता है, वो पितृवंशी परिवार होते हैं। ऐसे ही मातृवंशीय, ऐसे ही द्विवंशीय भी बोला जा सकता है। अगला वर्गीकरण,
इनका वर्गीकरण अगला हम करते हैं निवास के आधार पर। तो निवास के आधार पर परिवार को अलग अलग 6 भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? पहला, पितृस्थानीय परिवार, जो पिता के घर पर जाकर रहते हैं वो पितृस्थानीय परिवार। जो मातृ स्थानीय है वो माता के घर जाकर के रहते हैं तो मातृ स्थानीय परिवार। नव स्थानीय परिवार, देखो कुछ जनजातियों में आपको देखने को मिलेगा जब लड़के और लड़की की शादी हो जाती है तो वो ना तो लड़की के घर जाते हैं ना लड़के के घर जाते हैं, उनके लिए नया घर बना दिया जाता है। तो वो जो नए घर में जाकर के परिवार बसाएंगे, जब किसी लड़के और लड़की की शादी हुई तो वो दोनों मिलकर नए घर में रहने लग गए। जैसे आजकल हो रहा है ना शहरों में, लड़का पहले मम्मी पापा के साथ रहता था, शादी हुई तो अपनी वाइफ के साथ शहर में जाकर के बस गया। तो ऐसा भी देखने को मिलेगा। ये है नव स्थानीय परिवार। अगला है मातृ पितृ स्थानीय परिवार, वही कुछ समय माता के यहाँ कुछ समय पिता के यहाँ रहने वाले परिवार मातृ पितृ स्थानीय परिवार। अगला है मामा स्थानीय या मातुलेय परिवार, और ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मातुलेय स्थानीय परिवार किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मातुलेय स्थानीय परिवार अर्थात जब किसी का शादी होगा तो वो उसके मामा के घर जाकर के रहने लग जाए या उनका परिवार जो है मामा के घर जाकर रहे तो उसे कहेंगे मातुलेय स्थानीय परिवार। अगला है द्विस्थानीय परिवार, अर्थात जो 2 स्थानों पर रहे अलग अलग, या तो नया बना ले और मूल पे भी रहे, मतलब जहां रहने वाले थे वहां भी रहे और नए में भी रहे, ऐसे द्विस्थानीय परिवार भी होते हैं। तो आपको इसके प्रकार याद रखने हैं। और आगे बढ़ते हैं, विवाह का अगला वर्गीकरण है, परिवार का अगला वर्गीकरण है विवाह के आधार पर। देखो परिवार जो है वो विवाह के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक विवाही परिवार और द्विविवाही परिवार। जब कोई पुरुष केवल एक विवाह करे और अपने बच्चों के साथ रहे तो वो एक विवाही, जब कोई पुरुष या कोई महिला एक से ज्यादा विवाह कर ले तो वो जो परिवार बनेगा वो बहुविवाह परिवार कहलाएगा। और उसके 3 प्रकार होते हैं, समूह, बहुपति पत्नी और बहुपत्नी विवाह। इसे प्रकार आपको याद रखने हैं। तो बहुविवाह के 3 स्वरूप कौन कौन से हैं? 4 भाई थे इधर ABCD, इन्होंने 4 बहनों से समूह में विवाह कर लिया और ये सब एक साथ में रहते हैं, या एक व्यक्ति ने पूरे समूह के साथ विवाह कर लिया तो वो क्या हो गया, वो कहलाएगा समूह विवाह। अगर बहुपति विवाह की बात की जाए तो बहुपति विवाह मतलब एक पत्नी ने, एक स्त्री ने 4 भाइयों के साथ चारों से ही विवाह कर लिया कि मैं चारों की पत्नी हूं। जैसे आपको महाभारत में एक उदाहरण देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो विवाह है वो बहुपति विवाह कहलाएंगे। और उसका उल्टा, एक व्यक्ति अगर 4 अलग अलग महिलाओं से शादी करके उनको अपने घर में ले आए तो वो कहलाएगा बहुपत्नी विवाह। तो ऐसे 3 प्रकार होते हैं। जब हम विवाह के प्रकार पढ़ेंगे तो ऐसी चीजों को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, इनके कारण, इनके गुण लाभ सब पढ़े जाते हैं वहां पे। आगे बढ़ते हैं, वर्गीकरण करते हैं हम इनका अगला सत्ता के आधार पर कि कौन मालिक होगा घर में, नेतृत्व किसका होगा। तो परिवार का वर्गीकरण अब हमें पढ़ना है सत्ता के आधार पर या अथॉरिटी के आधार पर। 2 प्रकार के होते हैं, पितृसत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। देखिए जब पिता का नेतृत्व प्रदान हो घर को या परिवार में, पिता की बात चले, पिता पूछे जाए, पिता ही परिवार के मुखिया हो तो वो कहलाता है पितृसत्तात्मक परिवार। लेकिन जब माता मुखिया हो जाती है तो वो कहलाता है मातृ सत्तात्मक परिवार। दोनों में डिफरेंस आपको पहले ही बता चुके हैं हम। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही इसका एक वर्गीकरण किया जा सकता है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर उसका छोटा आकार है तो उसे कहेंगे नाभिकीय। नाभिकीय में कौन, माता, पिता और उनका एक बच्चा शामिल हो, इन 3 से मिलकर कोई परिवार बने तो वो नाभिकीय परिवार कहलाएगा। तो ये 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, केंद्रीय परिवार किसे कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया नाभिकीय परिवार किसे कहते हैं। अगला संयुक्त परिवार, जिसमें माता पिता, उनके बच्चे या उनका भाई, ये जब सब, ये माता पिता का एक जोड़ा, ये पिता के भाई और उनकी वाइफ का एक जोड़ा, और इनके दोनों के बच्चे और इनके दोनों के बच्चे, ये जब एक साथ एक परिवार में रहे तो इसे कहेंगे संयुक्त परिवार। वैसे संयुक्त परिवार आपको कुटुंब के रूप में मैं पढ़ा चुका हूं। तो कुटुंब में हमने पढ़ा कि जो परिवार, क्योंकि इस परिवार को तो हम वास्तविक नाम अलग ही नाम देते हैं, कुटुंब में 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग जब शामिल हो जाते हैं, जैसे आपके दादाजी, आपके पिताजी और आप, जब ये 3 लोग किसी परिवार के सदस्य बने तो उसे कहेंगे संयुक्त परिवार। 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ एक परिवार में रहे तो उन्हें हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और नाभिकीय में क्या है, केवल 1 या 2 पीढ़ी के लोग ही साथ में रहते हैं। विस्तृत परिवार किसे कहते हैं, विस्तृत में तो एक बड़ी शाखा है, एक दादाजी, उनके 2 बच्चे, उनकी दोनों की शादी हो गई तो उनकी पत्नियां उनके साथ रहती हैं,
फिर उनके 4-4 बच्चे, ये सब जब एक साथ रहते हैं तो इसे कहते हैं विस्तृत परिवार, मतलब जिसका आकार ही निश्चित नहीं है, बहुत सारे लोग, और साथ में बुआ जी वो भी आ गई घर में रहने, जैसे बहन है उनने भी अपने घर जमाई बनकर वो अपने पति के साथ इसी घर में रहती है, तो वो हो गया विस्तृत परिवार। तो ऐसे आपको परिवार के वर्गीकरण देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। परिवार का एक वर्गीकरण संबंध के आधार पर भी किया जाता है। संबंधों के आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा जाता है, अंतर्विवाही परिवार और बहिर्विवाही परिवार। ये क्या होते हैं? जब विवाह, किसी बच्चे का विवाह किसी निश्चित समूह में किया जाए तो उसे कहेंगे अंतर्विवाही, और जब किसी निश्चित समूह से बाहर किया जाए कि इन लोगों में तो करना ही नहीं है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में पालन किया जाता है गोत्र व्यवस्था का, कि एक ही गोत्र के दो लोगों में कभी विवाह नहीं होगा, तो हम क्या हो गए? बहिर्विवाही परिवार वाले हो गए। और जिन लोगों में ऐसा हो कि इन्हीं लोगों में, इन 10 प्रकार के लोगों में ही विवाह किया जाएगा, वो अंतर्विवाही परिवार हो गए। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक वर्गीकरण आपको नातेदारी के आधार पर देखने को मिलेगा। ऐसे परिवार जो जिनका आधार नातेदारी होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक विवाह संबंधी परिवार और एक रक्त संबंधी परिवार। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ शादी कर ले या दो महिलाओं के साथ शादी कर ले और उनके साथ ही अपना परिवार बना ले, वो क्या हो गया? विवाह संबंधी परिवार। जब कोई व्यक्ति कुछ बच्चों को गोद ले ले, या फिर अपनी जिसकी पत्नी मर गई हो या पत्नी ना हो या रक्त विवाह संबंध बना ही ना हो, तो ऐसे सब परिवार को हम कहेंगे रक्त संबंधी परिवार। मतलब एक पिता और उसके साथ बच्चे जब रहते हो तो उनका परिवार हो गया रक्त संबंधी परिवार। ऐसा परिवार जिसमें केवल स्त्री पुरुष या विवाह से संबंधित लोग रहते हैं वो हो गया विवाह संबंधी परिवार। अब देखो, इस परिवार को हमने खूब पढ़ा, इसमें 3-4 बातें और पढ़नी है। जैसे वर्तमान में विवाह के जो स्वरूप में, परिवार के स्वरूप में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या है, कौन कौन से परिवर्तन परिवार में देखने को मिलते हैं। एक पॉइंट हो सकता है कि परिवार में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके क्या कारण हैं। एक क्वेश्चन होता है, हो सकता है कि परिवार की जो विशेषताएं हैं वो वर्तमान नैतिक मूल्यों से किस प्रकार प्रभावित करती हैं। और कठिन प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कठिन प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं कि परिवार समाज की धुरी है, स्पष्ट कीजिए, ऐसा एक प्रश्न दे दिया। अब ये कठिन प्रश्न हो गया, अब हमें समाज के कंटेक्स्ट में इस प्रश्न को रखना पड़ेगा और समाज से इस परिवार को जोड़ करके बातें कहनी पड़ेगी। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मनुष्य के सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई परिवार होता है, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे टफ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इस पॉइंट को मैं अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, ये 2-3 बातें जो अभी हमने इस वीडियो में नहीं पढ़ी वो, और जो कुछ क्वेश्चंस मुझे लगेंगे 2-4 डेमो फॉर्मेट में जिससे आपको मैं बातें समझा सकूं, वो ये दोनों पॉइंट्स मिला करके हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पॉइंट को कवर करेंगे। परिवार को आप अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, इसका सिनॉप्सिस तैयार कर लें। किसी भी नोट्स को या किसी भी सब्जेक्ट को जो मेंस का हो उसे सिनॉप्सिस बना करके अच्छे से तैयार करना चाहिए। अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट की निशानियां होती हैं कि वे खुद का नोट्स बनाते हैं, किसी ऐसे फोटोकॉपी खरीद कर नहीं लाते। फोटोकॉपी खरीद कर लाने से मेंस तो क्लियर नहीं होता है भैया, या अगर खरीद के ला रहे हो तो फिर सिनॉप्सिस खुद की बनानी होगी। बिना सिनॉप्सिस के आपका नोट्स या तैयार नहीं हो सकता, आपकी मेंस की तैयारी नहीं हो सकती। आप सभी को विशेष धन्यवाद। आप सब लोग शायद कमेंट करना भूल जाते हैं कि हम इस चैनल पर जो पढ़ा रहे हैं उससे आप में कोई परिवर्तन आ रहा है या नहीं, ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करते तो हमारे तक ये पहुंच ही नहीं पाता है, या हम तक ये पहुंच नहीं पाते कि हमने जो मेहनत की, हमने जो आउटपुट दिया उसका रिजल्ट क्या आया। तो आपके कमेंट हमारे लिए रिजल्ट का काम करते हैं। कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप सभी को विशेष धन्यवाद। थैंक यू।